हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा जिसमें मैंने एसएससी सीएल जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, इस वीडियो में हम उसके आगे वाले प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 9/9/2024 को सीजीएल का एग्जाम हुआ था दोपहर की शिफ्ट में, मतलब कि सेकंड शिफ्ट में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो जैसा आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो ये किसके क्रांतिकारी के नेतृत्व में मारा गया था? सूर्यसेन के। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो आता है, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, उसके लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए। तो 1952 में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि अमर भूपाली है और जो दो एक साथ भाषाओं में निर्मित की जा रही, मतलब एक साथ दो लैंग्वेज में बन रही थी, एक बंगाली लैंग्वेज में और एक मराठी लैंग्वेज में। तो किसने दोनों लैंग्वेज में वो गीत गाए थे? तो उनका नाम है मन्ना डे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, मन्ना डे ने अमर भोपाली फिल्म में दो लैंग्वेज में गीत गाए थे, एक बंगाली लैंग्वेज हो गया और एक मराठी लैंग्वेज हो गया। दोनों लैंग्वेज में मन्ना डे ने इस फिल्म में गीत गाए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे कि उसमें अपघटन अभिक्रिया जो है देखने को हमें मिलती है। तो तीसरा अपघटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो अपघटन की अभिक्रिया होती है। आगे देखते हैं हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है आपसे जियोग्राफी से रिलेटेड। तो किस जगह पर या फिर किस राज्य में जो है जल का संचयन, मतलब जल बचाने के लिए कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, मतलब कि राजस्थान में। तो राजस्थान में पानी की थोड़ी समस्या है, इसलिए वहाँ पे वर्षा का जल जो है वो बचा के रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी का नाम क्या है? तो मिथाइल प्रोपीन। तो आप याद रखेंगे इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्थिति जिसने पीलिया इफेक्ट्स के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? वैसी कौन सी स्थिति है जिसे पीलिया के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपकी त्वचा जो है, मतलब जो बॉडी का शरीर का पार्ट है वो हल्का हल्का पीला दिखाई देता है और आंखें जो है वो सफ़ेद होने लगती हैं? तो इसको कौन सी बीमारी कहते हैं? ये हो जाती है जॉन्डिस। अब ये नाम याद रखेंगे, जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर पीला पड़ने लगता है और आंखें जो है हमारी वो थोड़ी थोड़ी वाइट दिखने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, सेवन क्वेश्चन पे देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग, जिसे एमपीएल के नाम से भी जानते हैं, 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच में निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? जो एमपीएल 2023 लीग है उसका उद्घाटन मैच किस जगह पे खेला गया था? तो मुंबई में वो पहला मैच खेला गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुंबई। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि भी है, रुद्रतामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो ये है गिरनार। तो आप याद रखेंगे गिरनार जो कि जूनागढ़ में है। तो आपने याद रखा कि रुद्रतामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है? तो वो गिरनार का शिलालेख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ वाला क्वेश्चन आता है हमारा, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अरबी भाषा और फारसी और इस्लामी कानूनों को अध्ययन का बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये सब चीज़ों का ज्ञान के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? 1781 ईस्वी में खोला गया था। 1781 में कोलकाता में मदरसा खोला गया था। क्यों खोला गया था? क्योंकि अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन के बारे में लोगों को बढ़ावा देने के लिए।
मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, इसलिए खोला गया था कब? 1781 में, मतलब 1781 में। आगे बढ़ते हैं, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जो कि वेतन और सेवा के शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन है हमारा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है? तो उसमें आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, ये न्याय उचित प्रक्रिया प्रकृति के होते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ये न्याय उचित प्रकृति के होते हैं। तो यही कथन जो है हमारा गलत कथन है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते। मतलब कि आपका कोई भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। तो यही वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस कथन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ये कोई भी वैल्यू नहीं रखता। बाकी जो 3 ऑप्शन है, यह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, ये भी सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है, ये भी सही है। और ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। लेकिन ये लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो ये एक प्लेयर है, का नाम याद रखेंगे। गगन नारंग ने कौन सा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो लंदन का ओलंपिक जो 2012 में हुआ था, ये भी जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये थोड़े अजीब और गरीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्टली आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 13 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से। तो किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय को जो है उसकी आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, 14th क्वेश्चन हमारा, जो कि है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदार सर्वाधिक है? तो महिला कार्यबल भागीदार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो 2011 का सेंसस हुआ था, उसमें ग्रामीण भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे महिला जो है ज़्यादातर जो है जॉब पे जाती हैं, या फिर महिला ज़्यादातर काम करती हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया है, यहाँ पे महिला का कार्यबल ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं, शुक्र क्वेश्चन है हमारा, ये है 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आप याद रखेंगे। ये हुआ था देवगिरी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1307 से 1308 के बीच में उसका पहला दक्षिणी अभियान, मतलब कि वो कहाँ गया था? तो वो गया था देवगिरी गया था, जो कि साउथ में ही देखने को हमें मिलता है, देवगिरी। आगे बढ़ते हैं और सिर्फ 3 क्वेश्चन देखते हैं। वो 3 क्वेश्चन है हमारा, कि कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसमें आपको पूछा गया है हरित क्रांति के लिए सबसे अच्छा कथन कौन सा है? तो चौथा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति बनाई गई थी। किसमें? हरित क्रांति में। तो हरित क्रांति में आप याद रखेंगे, गेहूं और चावल को अच्छे से उत्पादन की है, मतलब कि और अच्छे से इसकी फसल की जाए, इसकी ही रणनीति बनाई गई थी हरित क्रांति में। तो आप याद रखेंगे, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 17 क्वेश्चन आता है, जो कि है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का क्या संबंध है? तो ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध होता है? तो ये प्रतिलोम का संबंध होता है, मतलब कि अपोजिट का संबंध होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो प्रतिलोम का संबंध है। जैसे आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर आप लोन लेने जाएंगे, अगर लोन में ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उस पे आपको 30% का ब्याज दर देना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग जो है वो लोन लेने जाएँगे। तो जैसा आपने देखा, ये उल्टा हो गया। और इसी तरह अगर ब्याज दर बहुत कम है, 1 लाख के सिर्फ हमें 5% ही ब्याज दर देनी पड़ रही है, तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे। तो इसी तरह ये अपोज़िट है। तो अगर ब्याज दर कम होगा तो ज़्यादा लोन लोन लिया जाएगा, और ब्याज दर अगर ज़्यादा होगा तो जो लोन है वो कम लिया जाएगा। तो इसी तरह ये एक दूसरे के अपोज़िट हमेशा रहते हैं। आगे है 18 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने, इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है?
तो ऐसा कौन-सा उत्सव है जहाँ पे सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएँ प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया जाता है? तो छठ पूजा, जो कि बिहार और यूपी में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस पूजा है, काफ़ी इसकी मान्यता है, तो आप इसे याद रखेंगे। छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा की जाती है और ये शाम को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऐसा कौन-सी संगीत की जोड़ी है जिसे 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? जो है आनंद मिलिंद। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी एक जोड़ी है जो कि इस संगीत को कंपोज़ करती है, गाने बनाती है। जैसे सलीम सुलेमान ने आपने नाम सुना होगा, तो ये भी संगीत की जोड़ी है। उसी तरह आनंद मिलिंद भी एक जोड़ी है जो कि 2020 में इन्होंने लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। आगे है हमारा 20th क्वेश्चन, जो कि है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डिग्री नॉर्थ। तो आपने याद रखा कि गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से 14 डिग्री नॉर्थ पे ऊपर की तरफ बहती है। आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन-सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने के विस्तृत होगी जो भारत सरकार के उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अनुच्छेद 257। में पूछा गया है आर्टिकल नंबर 257 क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 257 ये होता है कि अगर किसी राज्य में कोई भी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल रही है, तो वो प्रक्रिया सही ढंग से चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? तो केंद्र सरकार की होगी। तो केंद्र सरकार, जैसे आपने देखा होगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो वो राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होता है? क्योंकि राज्य सरकार अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। तो यही आर्टिकल 257 में कहता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार को दी गई हैं, अगर वो चाहे तो किसी भी राज्य पे अपने तरीके से अंडर कंट्रोल रह सकती है। ये फैसला ले सकती है कि इस राज्य में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो हमें इस राज्य में अच्छे से ही कुछ चीज़ें सही करनी है। तो ये आर्टिकल 257 कहता है, सिंपल शब्दों में आपने इस चीज़ को याद रखा। आगे बढ़ते हैं और 22 क्वेश्चन है हमारा, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद जी नृत्यालय स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। तो आप याद रखेंगे गोविंद जी नृत्यालय स्थित है मणिपुर में। 23 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, भारत में किस भाग में गर्म हवा या फिर जिसे लू कहते हैं वो चलती है? ये चलती है उत्तर और पश्चिमी भाग में ज़्यादातर चलती है। तो आप अगर यूपी बिहार में रहते होंगे तो आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा कि गर्मी के दिनों में लू चलती है। तो आप इसे याद रखेंगे किस भाग में चलती है? नॉर्थ की साइड में चलती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिम भाग में ज़्यादातर गर्म हवा और लू चलती है। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ न्यायालयों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी? कि ये कौन सी सरकार ने बनाई थी? तमिलनाडु की सरकार ने बनाई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, तमिलनाडु की सरकार में 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ न्यायालय के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? जो कि पारिस्थितिक तंत्र होती है उसी को दर्शाया जाता है प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में। ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपने इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखा होगा और यही क्वेश्चन जो है आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2023-25 जो होने वाला है उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।